हेलो एंड वेलकम टू बैक आर यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी। चंपारण के इस टॉपर फैमिली में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 5 से 8 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि इस वीडियो लेक्चर से आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका महा मैराथन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर, इसका यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लास्ट में आपका व्हाट्सअप नंबर बताया जाएगा, उस पर आप एसएमएस कीजिएगा, आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो है हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। हम लोग को बताना है कि प्रकाश के परिवर्तन के जो है कितने नियम है। तो हम लोग पढ़े ऑलरेडी पढ़े हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के जो है 2 नियम होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल तल में होता है। और दूसरा जो नियम है वह आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, इक्वल होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश के परिवर्तन के जो है 2 नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 2 नंबर जो है आपका क्वेश्चन, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे जो है समतल दर्पण में जो है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा होता है। जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा हमेशा वो सीधा होगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। समतल दर्पण में जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है सीधा होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर हम लोग को बताना है समतल दर्पण जो है कैसा प्रतिबिंब बनता है, आपका रियल इमेज बनता है या वर्चुअल इमेज बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समतल दर्पण में जो है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्चुअल इमेज, या आप इसका जो है आपका हिंदी में दूसरा भी नाम होता है आभासी प्रतिबिंब बोला जाता है। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, काल्पनिक को ही हम लोग बोलते हैं आभासी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 4 नंबर, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो यहाँ पे आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है और उसकी वक्रता त्रिज्या यानी आर जो होता है वो अनंत होता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर और उसकी फोकस दूरी, फोकस लेंथ जो होता है वो अनंत होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, प्रकाश क्या है। हम लोग को बताना है प्रकाश क्या है। तो ऑप्शन ए में है आपका ऊर्जा, ऑप्शन बी में है अनुप्रस्थ तरंग, और ऑप्शन सी में है आपका कण, और ऑप्शन डी में है आपका ए और बी दोनों। तो आप लोग जब प्रकाश के बारे में अध्ययन किए होंगे, बेसिक उसका टूल्स पढ़े होंगे, बेसिक जानकारी लिए होंगे, तो उसमें पढ़े होंगे प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। और प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश को हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं, और प्रकाश को हम लोग अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऊर्जा भी होगा और अनुप्रस्थ तरंग भी होगा। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, ए और बी दोनों दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका यहाँ पर, प्रकाश हमेशा, एक मिनट, प्रकाश जो है हमेशा गमन करती है। यानी प्रकाश जो है कैसा किस लाइन में गमन करती है। तो आप लोग को जानकारी है कि जो है प्रकाश जो है हमेशा जो है सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन में जो है गमन करती है। प्रकाश जो सीधी लाइन में जो है चलती है, सीधी लाइन को ही हम लोग बोलते हैं सरल रेखा। इसलिए आपका जो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। सीधी रेखा कहिए या सरल कहिए, दोनों जो बात होता है एक ही होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर,
प्रकाश की चाल, यहाँ पे चाल है, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, हम लोग को बताना है जो प्रकाश की चाल है सबसे अधिक कहाँ होता है। तो प्रकाश की जो चाल है सबसे अधिक जो होता है आपका वो निर्वात में होता है। निर्वात का मतलब होता है वह स्थान जहाँ पर हवा भी उपस्थित न हो। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है कितनी होती है, तो होती है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको किलोमीटर में आप 3 लाख किलोमीटर बता सकते हैं, होता है। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। और पहले आपको बताएं, यही पूछ रहा है निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिए, जो निर्वात है और जो हवा होता है उसमें जो प्रकाश की चाल है लगभग सेम होती है। तो इसका अभी आपको बताया है कि जो निर्वात जो है उसमें प्रकाश की चाल जो होता है वो 3 गुनी 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी 1 सेकेंड में जो है प्रकाश 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दूरी तय कर लेती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे आपका नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन दीप्त पदार्थ है। दीप्त पदार्थ हम लोग कहते हैं किसको है, तो दीप्त पदार्थ वे सभी पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, जिससे प्रकाश निकलता हो, उसे हम लोग कहते हैं दीप्त पदार्थ। आपका ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ए है, सूर्य। सूर्य से प्रकाश निकलता है, दीप्त होगा। जुगनू जो हम लोग बोलते हैं तारे, तारे जो होता है उनको जुगनू बोला जाता है, उसे भी प्रकाश हम लोग को दिखाई देता है। ट्यूबलाइट जो यहाँ पे लगा गया है स्टूडियो सेटअप में, इसमें ट्यूबलाइट का प्रयोग किया गया है। तो ये तीनों जो है सूर्य से भी प्रकाश निकलता है, जुगनू से भी निकलता है और ट्यूबलाइट से भी निकलता है। और ऑप्शन डी में आपका इनमें से सभी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी तीनों जो है करेक्ट है, दीप्त पदार्थ है, इसलिए जो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में कौन अदीप्त पदार्थ है। अदीप्त का मतलब होता है वे सभी पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, अर्थात जिससे प्रकाश न निकलता उसे हम लोग कहते हैं अदीप्त पदार्थ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए में है चंद्रमा, और ऑप्शन बी में है सूर्य, और ऑप्शन सी में है ए और बी, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको पहले बताए हैं कि जो सूर्य होता है वह दीप्त होता है। और यहाँ पे चंद्रमा, बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि चंद्रमा के पास प्रकाश होता है, बट ऐसा नहीं होता है। वो चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश के कारण हम लोगों को दिखाई देता है, और चंद्रमा जो है आपका अदीप्त पदार्थ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा चंद्रमा होगा। सूर्य को हम लोग दीप्त पदार्थ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं वो बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप लोग पढ़िएगा वो सब मिल जाएगा। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया आपका, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग कहते हैं, यानी जो भी वस्तुएं हैं वो प्रकाश उत्सर्जित करती है, जिससे प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन ए में है तरंग, ऑप्शन बी में है कण, और ऑप्शन सी में है ऊर्जा, और ऑप्शन डी में है प्रकाश स्रोत। तो आप लोग याद रखिएगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश स्रोत, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रकाश स्रोत कहते हैं जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, वे सभी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे कहा जाता है। तो पहले आपको हम बता चुके हैं कि वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे जो हम लोग कहते हैं दीप्त पदार्थ कहिए या प्रदीप्त कहिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए में है दीप्तमान, या जो इसका दूसरा जो नाम है प्रदीप्त होता है। ऑप्शन बी में है आपका अदीप्तमान या अप्रदीप्त, और ऑप्शन सी में है दोनों, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो भी वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम लोग कहते हैं दीप्तिमान वस्तु कहते हैं या प्रदीप्त, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, वे सभी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं।
तो वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं उसे हम लोग कहते हैं अदीप्तिमान या अप्रदीप्त वस्तु। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा अदीप्त पदार्थ यानी अदीप्त होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर बताना है हम लोगों को, ये आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ये आप जब आरआरबी एनटीपीसी का तैयारी करिएगा तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। समतल दर्पण की प्रकाशीय क्षमता जो होती है जो कितना होता है, ऑप्शन ए में है अनंत, ऑप्शन बी में है शून्य और ऑप्शन सी में है 5 और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण की जी हो प्रकाशीय क्षमता जो है आपका वो होता है शून्य होता है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन आप जब आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम का तैयारी कीजिएगा तो उसमें आपको मिलेगा जो समतल दर्पण की जो है ये होती है प्रकाशीय क्षमता कितनी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी शून्य होता है समतल दर्पण की प्रकाशीय क्षमता। और वहाँ पे आप यहाँ पे कॉन्फ्यूज होइएगा कि वहाँ पे अनंत क्या बताया गया है। तो अनंत हम लोग यहीं पढ़े हैं, जो पहले क्वेश्चन जो आपको मिला था वहाँ पे बताया गया था समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो होती है अनंत होती है, लेकिन प्रकाशीय क्षमता जो होता है वो शून्य होता है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका 15 नंबर है प्रकाश के परिवर्तन के पश्चात निम्न में कौन नहीं बदलता है। यानी प्रकाश की जो परिवर्तन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है उसके पश्चात यानी उसके बाद कौन सा जो है उसका गुण प्रॉपर्टी जो होता है नहीं बदलता है। आपका ऑप्शन ए में है वेग, वेलोसिटी इंग्लिश में बोला जाता है, तरंग दैर्ध्य आपको को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो आप लोग याद रखिएगा जो प्रकाश के परिवर्तन जो होता है उसके पश्चात उसके बाद जो होता है आपका वेग भी नहीं बदलता है, तरंग दैर्ध्य भी नहीं बदलता है, आवृत्ति भी नहीं बदलता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए यहाँ पे जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर आ गया है प्रकाश के परिवर्तन के बाद निम्न में कौन बदलता है। वहां पे जो है नहीं बदलता है, उसमें वेग तरंग दैर्ध्य आवृत्ति नहीं बदलता है। यहाँ पे बताना है कौन बदल जाता है, वेलोसिटी नहीं बदलता है, आवृत्ति भी नहीं बदलता है। इसमें ऑप्शन सी में गया तीव्रता, जो प्रकाश के परिवर्तन के बाद जो है तीव्रता जो है चेंज हो जाता है, बदल जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर 17 नंबर है। चलिए जब प्रकाश की किरण समतल सतह पर लंबवत आती होती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये समतल दर्पण हो गया, ये क्या है समतल दर्पण, प्लेन मिरर है, समतल दर्पण हो गया। इस पर जो है प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो यहाँ पे जो है 0 डिग्री का जो कोण बनता है कोण आई बराबर कोण आर जो होगा वो 0 डिग्री होगा। कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, हम क्यों लिख रहे हैं आर, ये जो होता है प्रकाश के परिवर्तन का दूसरा जो नियम है आपतन कोण जो होता है परिवर्तन कोण के बराबर होता है, और इसलिए जो कोण आई है कोण आर के बराबर हम लिखे हैं। और जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो वो कितना डिग्री का कोण बनाता है 0 डिग्री का। बहुत ऐसे बुक में आपको 90 डिग्री मिलेगा, लेकिन वो करेक्ट आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर जो है आपका 0 डिग्री है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण का मान 0 डिग्री हो तो परिवर्तन कोण का मान क्या होगा। प्रकाश के परिवर्तन के नियम से हम लोग दूसरा जो नियम है आपतन कोण जो होता है परिवर्तन कोण के बराबर है, और आपतन कोण का मान जो है 0 डिग्री दिया गया है तो परिवर्तन कोण का मान जो है जाहिर सी बात है 0 डिग्री होगी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इस नंबर क्वेश्चन है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है अनंत होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और आपका फोकस दूरी भी पूछा जाएगा तो वो भी अनंत होता है, प्रकाशीय क्षमता जो है 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 20 नंबर, यहाँ पर 20 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। जो इसमें हम लोग को बताना है जो प्रकाश का जो है सबसे अच्छा परावर्तक क्या है, रिफ्लेक्शन जो है प्रकाश का कौन सबसे अधिक करता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है आपका सोना AU, जिसका सिंबल होता है केमिस्ट्री आप जब पढ़िएगा तो उसमें सिंबल पढ़ा जाता है, चांदी AG, और ऑप्शन सी में आपका लोहा Fe, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं।
तो हम लोग जब बुक पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़े हैं कि जो होता है प्रकाश का जो सबसे अच्छा परावर्तक सतह जो होता है वो चांदी होता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चांदी। ये जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 21 नंबर। यहाँ पर चांदी पर कलई करने के लिए, कलई का यानी रंजित करने के लिए, सिरवट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है या किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में आपका सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी में कैल्शियम कार्बोनेट, और ऑप्शन सी में पोटेशियम कार्बोनेट, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग सिल्वर नाइट्रेट का जो सूत्र होता है, केमिकल फार्मूला जो होता है AgNO3 होता है, AgNO3। और हम लोग चांदी पर जो कलई करने के लिए उपयोग करते हैं ये सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग करते हैं, जिसका फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला AgNO3 होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। समतल दर्पण की वस्तु और प्रतिबिंब दूरी होती है। तो समतल दर्पण में जो होता है वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v जो होता है वो इक्वल होता है, बराबर होता है। समतल दर्पण में केवल जो है प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी जो होता है हमेशा बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समान होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ 22 नंबर। जब दो समतल दर्पण को समांतर रखा जाता है तो कितने प्रतिबिंब का निर्माण होता है? मान लीजिए एक समतल दर्पण हो गया, ये दूसरा हो गया, दोनों के क्या रखा गया, हम लोग समांतर रखे हैं, प्लेन लाइन में रखे हुए हैं। ये दोनों हो गया आपका समांतर दर्पण हो गया। और इसमें हम लोग को बताना है कि इसमें कितने प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में अनंत, और ऑप्शन सी में 1, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। जब दो समतल दर्पण को हम लोग समांतर रखते हैं तो अनंत प्रतिबिंब का निर्माण होता है, इन्फिनिटी इमेज का निर्माण होता है। इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 24 है। प्रकाश, एक सेकेंड, प्रकाश किसका रूप है? प्रकाश जो है किसका रूप है, किसका इमेज है, कौन, प्रकाश क्या है, यही हम लोग को बताना है। ऑप्शन ए में है आपका तरंग, ऑप्शन बी में है आपका ऊर्जा, और ऑप्शन सी में है कौन, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा मानते हैं। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, प्रकाश कौन है? इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, कौन नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऊर्जा का रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 25 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 25 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। ऑप्शन ए में है आपका समतल दर्पण, ऑप्शन बी में अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में उत्तल दर्पण, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो होता है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक जो होता है, पूछा जाएगा कौन, धातु में कौन होता है, तो चांदी होता है। और मिरर में पूछा जाएगा, दर्पण में पूछा जाएगा, तो वो होगा समतल दर्पण होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्लेन मिरर, यानी ऑप्शन 1 जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर नंबर 26 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 है। यहाँ पर प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? प्रकाश जो है गमन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है आपका प्रकाश की दिशा, ऑप्शन बी में है प्रकाश स्रोत, ऑप्शन सी में है किरण, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, किरण, रे बोला जाता है। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम लोग किरण कहते हैं, रे कहते हैं इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 27 है आपका। किरणों, क्वेश्चन नंबर 27 है, किरणों के समूह को कहा जाता है। तो बहुत सारे जब किरण एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उसे हम लोग जो कहते हैं, किरणों का समूह को हम लोग कहते हैं किरणपुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। तो यहाँ पे चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया गया है। ऑप्शन ए में है किरणपुंज, और ऑप्शन बी में प्रकाश पुंज, और ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, यानी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो किरणों के समूह को हम लोग किरणपुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 28 नंबर। किरण या प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज या प्रकाश पुंज जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? एक होता है समांतर किरण पुंज, समांतर
समांतर किरणपुंज। दूसरा जो होगा आपका अभिसारी किरणपुंज होगा, अभिसारी किरणपुंज। यहाँ पे एक सेकेंड, आप यहाँ पे डॉट डॉट कर दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। अभिसारी किरणपुंज। और तीसरा जो होगा आपका अपसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज। तो जो है किरणों के समूह को हम लोग किरणपुंज कहते हैं। और किरणपुंज या प्रकाश पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समांतर किरणपुंज, दूसरा जो होता है अभिसारी किरणपुंज होता है, और तीसरा जो होता है अपसारी किरणपुंज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में कौन पारदर्शी पदार्थ, यहाँ पे हम लोग को बताना है निम्न में कौन पारदर्शी पदार्थ है। चलिए यहाँ पे देखते हैं जो क्वेश्चन है आपका 29 नंबर, इसमें हमको बताना है निम्न में कौन पारदर्शी पदार्थ है। पारदर्शी पदार्थ का मतलब होता है वे सभी पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो जाए। में जो प्रकाश होता है वो आर पार दिखाई देता है। मतलब जो मान लीजिए कांच हो गया, तो कांच मान लीजिए टॉर्च को हम लोग जब ऑन करते हैं तो लाइट उस साइड से भी दिखाई देता है, तो वो क्या हो गया, एक प्रकार का पारदर्शी पदार्थ हो गया। यानी जिससे प्रकाश आर पार हो जाए उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं, आपका ऑप्शन ए में है कांच, ऑप्शन बी में है आपका पानी, और ऑप्शन सी में है हवा। तो यहाँ पे जो है कांच भी पारदर्शी होता है, पानी भी पारदर्शी होता है, और हवा भी पारदर्शी होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 30 नंबर जो है, पूछा जा रहा है आपसे निम्न में कौन, एक सेकेंड, निम्न में कौन अपारदर्शी पदार्थ है। अपारदर्शी पदार्थ का मतलब होता है वे सभी पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार न हो, यानी जिसे प्रकाश आर पार दिखाई न देता हो, उसे हम लोग कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए में है ईंट, ऑप्शन बी में है पत्थर, ऑप्शन सी में है टेबल। तो ये तीनों वस्तुएं जो है इसे जो है प्रकाश आर पार दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है अपारदर्शी पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन, एक सेकेंड, निम्न में कौन परभाषी पदार्थ है। तो परभाषी पदार्थ का मतलब जो होता है वे सभी पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ ही अंश क्या हो, आर पार हो, उसे हम लोग कहते हैं परभाषी पदार्थ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे है तेल लगा कागज। जब आप कागज के लीजिएगा, कागज जो होता है लीजिएगा और उसमें तेल जो होता है उसको लगा दीजिएगा, और लाइट जब ऑन करके देखिएगा तो वो धुंधलापन दिखाई देता है, यानी उससे जो है कम प्रकाश निकलता है, तो वह भी क्या हो जाएगा आपका परभाषी पदार्थ हो जाता है। घिसा हुआ कांच जो होता है, कांच होता है जो मान लीजिए आपके घर में जो होता है शीशा लगा होता है, कांच लगा, तो उसको रगड़ दीजिएगा, उससे जब प्रकाश को ऑन, टॉर्च को ऑन करके देखिएगा तो वो धुंधलापन दिखाई देगा, यानी प्रकाश जो है कम दिखाई देगा। और ऑप्शन सी में है रक्त। रक्त यानी हम लोग का जो ब्लड होता है, खून होता है, वो भी क्या होता है, पारभाषी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तेल लगा जो कागज है वो भी पारभाषी है, घिसा हुआ कांच भी पारभाषी है, रक्त या खून कहिए, वो दोनों ये नाम एक ही होता है। और जो ऑप्शन डी में दिया गया है ये सभी दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये पारभाषी पदार्थ ये तीनों होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन जो है आपका 32 नंबर जो है, जो इसमें बताना है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब जो है हमेशा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा जो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसको आप दूसरा इसका जो नाम होता है आभासी बोल सकते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल इमेज, और वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज। तो यहाँ पे जो है प्रतिबिंब जो है आपका 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक, दूसरा जो होता है काल्पनिक, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 33 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो है प्रकाश की किरण किस माध्यम में गमन करती है। यानी जो प्रकाश होता है उसकी किरण जो होता है, रे होता है, वो किस माध्यम में, किस मीडियम में जो होता है वो गमन करता है, किस मीडियम में जो है चलता है, पारदर्शी माध्यम में,
पारभासी माध्यम है, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों माध्यम है, और ऑप्शन डी में अपारदर्शी माध्यम है। तो हम लोग पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें हम लोग पढ़े हैं कि वे सभी पदार्थ जिससे प्रकाश जो है आर पर हो जाता है, तो आर पर हो जाता है प्रकाश निकल रहा है, यानी उसमें प्रकाश जो है गमन करता है, तो पारदर्शी माध्यम में तो गमन करता है, पारभासी में भी गमन करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम में भी गमन करता है और पारभासी माध्यम में भी गमन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 34 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी में है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में है समतल दर्पण, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दीज। तो सर्च लाइट में जो है हम लोग जो उपयोग करते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 35 नंबर जो है 35 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश तरंग उदाहरण है। ऑप्शन ए में ध्वनि तरंग, ऑप्शन बी में विद्युत चुंबकीय तरंग, और ऑप्शन सी में परावैगनिक तरंग, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश को हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं, प्रकाश को हम लोग अनुप्रस्थ तरंग भी बोलते हैं, और प्रकाश को ऊर्जा बोलते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 है आपका यहाँ पर आपका एक सेकेंड क्वेश्चन नंबर जो है आपका 36 है, यहाँ पर 36 है, परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परिवर्तन के जो सेकेंड नियम होता है, दूसरा जो नियम होता है, उसमें जो है आपतन कोण जो है परिवर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपतन कोण इज इक्वल टू परिवर्तन कोण। तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन ए में आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्तिकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ऑप्शन ए में है मुख्य फोकस, ऑप्शन बी में है वक्रता त्रिज्या, और ऑप्शन सी में है प्रधान अक्ष, और ऑप्शन डी में गोलीय दर्पण का द्वारा। ये बोर्ड एग्जाम जो हुआ था बिहार बोर्ड का 2018 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, और इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा आपका गोलीय दर्पण का द्वारक बोला जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा जो होता है उसको हम लोग गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 है आपका, किस दर्पण में हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनता है, समान प्रतिबिंब बनता है? तो आप लोग याद रखिएगा, हमेशा जो है बराबर प्रतिबिंब जो दर्पण बनाता है वो हमेशा वो समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण में जो है हमेशा बराबर प्रतिबिंब समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 39 है, किस दर्पण में बराबर समान प्रतिबिंब बनता है? वहां पे पूछा गया था हमेशा ऑलवेज, यानी हमेशा कौन सा दर्पण में समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण होगा उसका आंसर। और 39 नंबर जो क्वेश्चन है आपका पूछा जा रहा है, किस दर्पण में बराबर प्रतिबिंब, यहाँ पे हमेशा नहीं बोला गया है, यहाँ बोला गया है बराबर प्रतिबिंब, यानी हम लोग बताना है कौन कौन ऐसे दर्पण है जिसमें बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में भी बराबर प्रतिबिंब बनता है। कब बराबर प्रतिबिंब बनता है? जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो बराबर प्रतिबिंब बनता है। और ऑप्शन बी में समतल दर्पण में तो बनता ही है, और ऑप्शन सी में है उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे जो है किस दर्पण में जो बराबर प्रतिबिंब बनता है वो अवतल दर्पण में भी बनता है, समतल दर्पण में भी बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ए और बी दोनों होना चाहिए। यहाँ पे ये जो है आप लोग याद रखिएगा, जो बराबर प्रतिबिंब बनता है वो समतल दर्पण में भी बनता है और अवतल दर्पण में भी बनता है। तो इसको मान लीजिए हम यहाँ पे आप कट करके लिख सकते हैं समतल और अवतल दोनों, यानी समतल और अवतल दर्पण में जो होता है आपका बराबर प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण। तो चलिए आप लोग याद रखिएगा, जो समतल दर्पण जो है उसमें भी बराबर प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में जो है उसमें भी बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा समतल और अवतल दोनों होगा, आप बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी बड़ा इमेज किस में बनता है? तो समतल दर्पण में जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है और बराबर बनता है। उत्तल दर्पण में जो है उसमें प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, लेकिन वो होता है जो प्रतिबिंब छोटा होता है। लेकिन अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है
वह बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है। तो इसमें बोला जा रहा है बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 41 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर, किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में छोटा, बराबर और बड़ा तीनों बनता है। तो इसमें पूछा जा रहा है किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए में समतल दर्पण, ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में भी छोटा प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में भी छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 42 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, किस दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। यानी वो कौन सा दर्पण है जिसमें हमेशा जो छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जो दर्पण वो कौन सा है। ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण और ऑप्शन सी में है अवतल दर्पण। जो समतल दर्पण जो है वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो वस्तु का हमेशा कहीं पे भी वस्तु को रखिए, मुख्य फोकस पर रखिए, चाहे वक्ता केंद्र और जो ध्रुव होता है उसके बीच में रखिएगा, जो प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा छोटा बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, छोटा प्रतिबिंब हमेशा जो है उत्तल दर्पण में बनता है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, गोलीय दर्पण के फोकस दूरी तथा वक्ता त्रिज्या में क्या संबंध है। आप जब चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा जो फोकस दूरी और वक्ता के त्रिज्या में जो संबंध होता है वो होता है एफ इज इक्वल टू, एक सेकेंड एफ इज इक्वल टू जो होता है R/2 होता है। तो यहाँ पे जो होता है दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है F इज इक्वल टू R/2 होता है, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 2F। ये दोनों संबंध जो है सत्य है, सही है। तो इसमें हम लोगों को खोज लेना है कौन इसमें है F इज इक्वल टू R, ये गलत है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में है आपका F इज इक्वल टू R/2, जो कि आपको अभी बताया गया है। इसलिए क्या होगा, इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, F इज इक्वल टू R/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो जब बड़े बड़े आप लोग सैलून में जाइएगा दाढ़ी बनवाने, तो उसमें जो होता है दर्पण का जो उपयोग किया जाता है, जो शीशा आपके सामने कांच लगा हुआ रहता है वो अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है। और इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं तो ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, किस दर्पण में हमेशा आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी में है ए और बी दोनों। तो समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा समतल और उत्तल दोनों होगा, इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर जो डी जो है वो सही है। तो डी यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 46 है, ईंट क्या है। ईंटा जो होता है भोजपुरी भाषा में बोला जाता है ईंटा, यानी ईंट जो घर का दीवार जो रहता है, ईंटा जो होता है क्या है, पारदर्शी है, यानी प्रकाश इसे आर पार हो जाता है, नहीं होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी है अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब जिसे प्रकाश नहीं निकलता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इससे प्रकाश नहीं निकलता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 47 है, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। यानी जो समतल दर्पण है उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में जो है जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा होता है। जो है हम लोग यहाँ पर खोज ले रहे हैं, जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए में है वास्तविक और उल्टा। और वास्तविक प्रतिबिंब जो हमेशा बनता है वो उल्टा बनता है, लेकिन समतल दर्पण जो है हमेशा क्या बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, और सीधा काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है सीधा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, काल्पनिक और सीधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 48 है, एक सेकेंड क्वेश्चन नंबर जो है 48 है यहाँ पर,
गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या जो होती है क्या होती है, यानी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उस वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है या दुगुनी होती है। तो पूछा जा रहा है आपकी फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। ये हम लोग पढ़े हैं संबंध जो होता है F = R/2 होता है। इसमें पूछ रहा है फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो ये फोकस दूरी है, ये वक्रता त्रिज्या है, तो क्या है फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे जो 49 नंबर क्वेश्चन है, हमारी आंखें जो देख सकती है वो है, यानी हमारे जो नेत्र होता है, आंख जो होता है वो कौन कौन से वस्तुओं को देख सकती है। तो वो दीप्त वस्तु को भी देख सकती है और अदीप्त वस्तु को। मान लीजिए ईंटा क्या है, अदीप्त पदार्थ है, और बल्ब जो जलता है वो क्या है, दीप्त है। तो दोनों को हम लोग देख सकते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अदीप्त या परादीप्त वस्तु दोनों को हम लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया 50 नंबर क्वेश्चन है। एक सेकेंड 50 नंबर जो क्वेश्चन है आपके यहाँ पर 50 नंबर जो है क्वेश्चन है एक सेकेंड 50 नंबर जो क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पर जो दिया गया है फोकस दूरी F = जो है आपका 20 सेंटीमीटर दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। हमसे पूछा जा रहा है R, यानी R मुझे नहीं पता है, यानी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमको R निकालना है। तो R = जो फॉर्मूला होता है वो 2F होता है, यानी वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो 2 लिखिए, यहाँ पे जो इंटू का चिन्ह होता है गुना का चिन्ह है, और यहाँ पे क्या है फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 20 लिखिए और CM है तो CM लिखिए। तो क्या होगा 20 दूनी 40 हो जाएगा। तो इसी का करेक्ट आंसर जो होगा आपका 40 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस सी नंबर जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन है आपका 51 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश के कुछ ही अंश बाहर निकल पाते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन ए में है पारदर्शी पदार्थ, ऑप्शन बी में अपारदर्शी पदार्थ, और ऑप्शन सी में पारभासी पदार्थ, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश के कुछ ही अंश बाहर निकल पाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं पारभासी पदार्थ। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा पारभासी पदार्थ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है आपका प्रकाश की 52 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन का मान होगा। आपका ऑप्शन ए में है 30 डिग्री, ऑप्शन बी में है 45 डिग्री, और ऑप्शन सी में है 90 डिग्री, और ऑप्शन डी में है 180 डिग्री। जो समतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो उसके द्वारा जो विचलन होता है 180 डिग्री का उत्पन्न होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा 180 डिग्री। वहाँ पे एक आपका क्वेश्चन आया था, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तब परावर्तन कोण का मान क्या होता है। तो वहाँ पे 0 डिग्री होगा, परावर्तन कोण का मान पूछा गया था इसलिए उसका 0 होगा। यहाँ पर पूछा जाए उत्पन्न विचलन का मान क्या होगा, तो इसका 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 53 नंबर जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर यहाँ पे प्रकाश की किरण 60 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित होती है तो दर्पण द्वारा उत्पन्न विचलन का मान होगा। तो यहाँ पे आप 100 यहाँ पे उत्पन्न विचलन का जो मान होता है आपका यहाँ पे होता है 180 डिग्री होता है। उसमें से 60 घटा लीजिए तो कितना बचा 120 डिग्री, जो कि आपका कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन नंबर 54 है यहाँ पर, यदि आपतन कोण का मान 0 डिग्री हो तो परिवर्तन कोण का मान क्या होगा। ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, अभी पढ़े हैं आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है तो इसका मान जो है 0 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 है, यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल, यहाँ पे चल लिखा गया है, चाल होना चाहिए, चाल कहिए या वेग कहिए, चाल और वेग में फर्क होता है। वो फिजिक्स में जो आप पढ़िएगा चाल जो है आपका अदिश राशि होता है और वेग जो होता है आपका सदिश राशि होता है, तो उसमें ध्यान नहीं देना है। चाल और वेग को यहाँ हम लोगों को एक ही मान लेना है। चाल से चल रही है तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगा, वहाँ पर चाल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर
v वेग से गतिशील हो तो उसका जो वेग होगा वह 2v से बढ़ेगा, यानी दुगुना बढ़ेगा। और आप ये स्थिर रहिएगा यानी रुके हुए रहिएगा और दर्पण को अपने पास लेगा तो जो होता है इमेज में जो होता है उसकी चाल में जो होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से चल रहे हो तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगा, यानी वेग से आएगा। तो इसका दुगुना आएगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है तो इसका जो आंसर होगा वो 8 मीटर प्रति सेकेंड होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा समतल दर्पण जो दर्पण है वो स्थिर है, दर्पण जो है रुका हुआ है और आप गतिशील है, इसलिए दुगुना होगा, यानी 4 दूना 8 हो गया मीटर प्रति सेकेंड है। और जब आप रुके हुए रहिएगा और समतल दर्पण को अपने ओर लाइएगा तो उसका जो है वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56 नंबर। यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है। जो गोलीय दर्पण होता है, मान लीजिए ये गोलीय दर्पण है, एक सेकेंड, ये जो गोलीय दर्पण मान लीजिए ये दर्पण है, ये दर्पण है, इसको रंजित कर लीजिए, ये पूरा रंजित किया जाता है। तो इसका जो मध्य बिंदु होता है, बीच का जो बिंदु होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसको कहते हैं पोल यानी ध्रुव बोलते हैं। मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण हो गया, इसको रंजित कर लीजिए। तो यहाँ पे जो होता है आपका P होता है यानी पोल होता है, ध्रुव होता है। यहाँ पे जो होता है आपका C होता है सेंटर वक्ता केंद्र होता है, और यहाँ पे जो होता है आपका F होता है यानी मुख्य फोकस होता है। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग बोलते हैं पोल, इंग्लिश में बोला जाता है, और जिसको हिंदी में बोला जाता है ध्रुव। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्रुव होता है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 है। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा वो उल्टा होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, उल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 है काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब जो है हमेशा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब जो होता है हमेशा वो सीधा होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, सीधा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर 59 नंबर है। 59 नंबर क्वेश्चन है, 59 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपका निम्न में किस प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है। जो पर्दा होता है उस पर हम लोग किस प्रतिबिंब को उतार सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो उस जो प्रतिबिंब जो होता है पर्दा पर दिखाने वाला जो होता है वो रियल इमेज होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दा पर दिखा सकते हैं लेकिन काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब को हम लोग नहीं दिखा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दा पर दिखा सकते हैं, इसलिए उसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 है गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की होती है, यानी आर जो होता है वो फोकस दूरी क्या होता है 2f होता है, यानी दुगुना होता है। इसलिए आंसर होगा इसका जो है बी होगा, करेक्ट आंसर बी होगा। r = 2f यानी क्या है दूरी, वक्ता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की कितनी है, दुगुनी है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्या आ गया 60 आ गया, 60 नंबर। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, मिरर जो होता है कितने प्रकार के होते हैं। तो मिरर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होता है। एक समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण मतलब वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, और दूसरा जो दर्पण होता है गोलीय दर्पण होता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्ण रूप से गोलीय हो, वो गोलीय दर्पण होता है। और तीसरा जो दर्पण होता है वह परवलयिक दर्पण होता है, और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्ण रूप से गोलीय नहीं होता है उसे हम लोग परवलयिक दर्पण कहते हैं। तो दर्पण जो है हमेशा 3 प्रकार के होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 61 है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण जो है 3 प्रकार के होते हैं, और यहाँ पे पूछा गया है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो जब मान लीजिए एक गोलीय दर्पण है, इसको हम लोग आधा आधा क्या करेंगे
कट कर देंगे, काट देंगे, तो ये जो बनेगा इधर से हम लोग इसको रंजित करेंगे तो ये जो बनेगा आपका क्या बनेगा, उत्तल दर्पण बनेगा। और ये वाला भाग जो बनेगा आपका क्या बनेगा, अवतल दर्पण बनेगा, अवतल दर्पण बनेगा। तो गोलीय दर्पण को जब हम लोग काट दे रहे हैं, बांट दे रहे हैं दो भाग में, तो कितने प्रकार के हो जा रहे हैं, दो प्रकार के। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, दो प्रकार के। गोलीय दर्पण जो है दो प्रकार के होते हैं, लेकिन दर्पण जो है तीन प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 62 है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है। मान लीजिए आपका ये दर्पण है, ये मुख्य लाइन है, मुख्य अक्ष है, ये मान लीजिए ध्रुव है, ये दर्पण को रंजित कर लीजिए। यहाँ पे जो होता है आपका F होता है, यहाँ पे जो होता है C होता है। तो बोला जा रहा है यहाँ पर गोलीय दर्पण के ध्रुव, यानी ध्रुव यहाँ पे है और वक्ता केंद्र यहाँ पे है। ये जो रेखा मिला रही है, इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन ए में है वक्ता त्रिज्या, ऑप्शन बी में है वक्ता केंद्र, और ऑप्शन सी में है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ध्रुव से वक्ता केंद्र की मिलाने वाली रेखा जो होती है उसे हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष कहिए या मुख्य अक्ष कहिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र तक मिलाने वाली जो रेखा होती है वो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 63 है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी सी में है अवतल दर्पण, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो मोटर गाड़ी के जो चालक होते हैं उनके सामने जो लगा रहता है वो अवतल दर्पण लगा रहता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आपका 64 है, सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। सौर ऊर्जा क्या है, तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं, और उसको एकत्रित करने के लिए जो दर्पण का उपयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में किस दर्पण से वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में जो है वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, काल्पनिक बनता है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है हाँ काल्पनिक, छोटा और आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब पूछा जा रहा है। तो समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है, तो ये ऑप्शन ए जो है नहीं सही है। और ऑप्शन बी में है आपका उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में जो है छोटा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, आभासी को ही बोलते हैं हम लोग काल्पनिक। और ऑप्शन सी में है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में ही जो है प्रतिबिंब जो है वो छोटा बनता है और आभासी बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी भी होगा और सी भी होगा। तो यहाँ पे बी एंड सी होगा। आप लोग इसको अच्छे तरीके से थोड़ा जब लिखिएगा तो आप ध्यान में इसको रखिएगा। जो छोटा प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब जो बनता है आपका उत्तल दर्पण में भी बनता है और अवतल दर्पण में बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में किस दर्पण से वस्तु के बराबर और आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी वो कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वस्तु के बराबर भी बनता है और आभासी भी बनता है। आपका ऑप्शन ए में है आपका अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण और ऑप्शन सी में है समतल दर्पण। तो यहाँ पे जो है आपका जो यहाँ पूछा जा रहा है बराबर और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, तो समतल दर्पण में जो है वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है, काल्पनिक का दूसरा जो नाम है वो आभासी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, समतल दर्पण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। यानी बताना है हम लोग वो कौन सा दर्पण है जिससे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाने वाला जो दर्पण है वो है अवतल दर्पण। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका अवतल दर्पण से जो है किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग को मिल सकता है, या अवतल दर्पण जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट 68 नंबर जो है वो है
अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। ये मान लीजिए एक अवतल दर्पण है, यहाँ इसको रंजित कर दीजिए, ये ध्रुव हो गया, P हो गया, ये F हो गया, फोकस हो गया, और इसी हो गया यानी वक्रता केंद्र हो गया। तो यहाँ पूछा जा रहा है अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र में बनता है। तो यहाँ पे जो है वस्तु को जब हम अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखते हैं तभी प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। वक्रता केंद्र पर वस्तु को अवतल दर्पण में रखने पर वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनता है और यह प्रतिबिंब बराबर बनता है, और बराबर बनता है लेकिन जो होता है ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है और उल्टा होता है। बराबर बनता है लेकिन वास्तविक होता है और उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब अनंत पर बनाने के लिए, यानी अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब अनंत पर बनाने के लिए वस्तु को हमें कहाँ पर रखना चाहिए। ऑप्शन ए में है मुख्य फोकस पर, ऑप्शन बी में है वक्रता केंद्र पर, और ऑप्शन सी में है ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनाने के लिए हम लोग वस्तु को जो हम कहाँ पर रखते हैं मुख्य फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है। और जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब जो होता है वो मुख्य फोकस पर बनता है। तो यहाँ बोल रहा है अवतल दर्पण में अनंत पर प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, तो मुख्य फोकस पर रखना चाहिए। करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 70 है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान होता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रियल इमेज के लिए आवर्धन मैग्निफिकेशन का जो मान होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है यानी पॉजिटिव होता है, या नेगेटिव यानी ऋणात्मक होता है। तो याद रखिएगा आप हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान m का जो मान होता है वो हमेशा माइनस में होता है, हमेशा क्या होता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन जो होता है ऋणात्मक होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऋणात्मक होगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान धनात्मक होता है, जो कि क्वेश्चन आपके यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका 71 नंबर है, जो कि वही क्वेश्चन है। काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का जो मान होता है वो धनात्मक होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान धनात्मक होगा, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान ऋणात्मक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 72 है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 72 है, यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। तो यहाँ पे जब आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, तो प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक बनता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है वो उल्टा बनता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 73 है, यदि आवर्धन का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। तो आवर्धन का मान जब धनात्मक होगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और सीधा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 74 है, परावर्तक दूरबीन में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में समतल दर्पण, ऑप्शन बी में अवतल दर्पण, और ऑप्शन सी में उत्तल दर्पण, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो परावर्तक दूरबीन जो होता है उसमें हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 75 है, गाड़ी के हेडलाइट यानी गाड़ी के हेडलाइट, सोलर प्लेट, सर्च लाइट, लेजर लाइट, रोगियों के जो डॉक्टर होते हैं आंख, नाक, कान को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी में है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में समतल दर्पण, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो ये गाड़ी के हेडलाइट, सोलर प्लेट, सर्च लाइट, लेजर लाइट, आंख, नाक, कान को देखने के लिए जो होता है हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 76 है, अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब का साइज क्या होता है। अवतल दर्पण में जब काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है उसका साइज क्या होता है। तो अवतल दर्पण में एक ही बार काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और वह कब बनता है, जब हम लोग वस्तु को दर्पण के मुख्य जो फोकस होता है
और जो ध्रुव होता है उसके बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक बनता है और वह प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, बड़ा होगा। अब याद रखिएगा, जब अवतल दर्पण में वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक बनता है और वह प्रतिबिंब जो होता है बड़ा बनता है। और वह प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, बैक साइड में बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 77 है, उत्तल दर्पण में काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब का साइज क्या होता है? तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है काल्पनिक बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के लिए हमेशा वो छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा जो है छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, छोटा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 78 है यहाँ पर, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की वस्तु दूरी होती है। यहाँ पे जो बताना है अवतल दर्पण जो है और उत्तल दर्पण है उसका वस्तु दूरी जो होता है वो कैसा होता है? धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है? तो किसी भी दर्पण के लिए वस्तु दूरी जो होता है समतल दर्पण के नहीं, समतल दर्पण में जो है वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है, लेकिन उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए वस्तु दूरी का जो मान होता है वो ऋणात्मक होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन आ गया यहाँ पर आपका, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए अवतल दर्पण की प्रतिबिंब दूरी होती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो अवतल दर्पण की प्रतिबिंब दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका है 80 नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब के लिए अवतल दर्पण की प्रतिबिंब दूरी होती है। तो यहाँ पे अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब जो होता है एक ही बार जो होता है वह काल्पनिक बनता है। कब बनता है? जब वस्तु को हम लोग कहाँ पर रखते हैं? वस्तु को जब हम लोग ध्रुव और मुख्य फोकस यहाँ पे रखते हैं, जो प्रतिबिंब जो होता है आपका वो क्या बनता है? काल्पनिक बनता है। काल्पनिक बनता है, काल्पनिक बनता है। कब बनता है? जब वस्तु को हम लोग कहाँ पर रखते हैं? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब जो होता है हमें एक ही बार जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और इसमें पूछा जा रहा है जो है अवतल दर्पण में आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब दूरी का, तो प्रतिबिंब जो है पीछे यहाँ पर बन रहा है तो इधर का जो दूरी होता है वह धनात्मक होता है। इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर जो होगा काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब के लिए अवतल काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब के लिए अवतल दर्पण की प्रतिबिंब दूरी जो भी होता है वह धनात्मक होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 81 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 81 है, काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब के लिए उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब दूरी होती है। तो काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब के लिए उत्तल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब दूरी जो होता है आपका वो धनात्मक होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, धनात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 82 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए फोकस दूरी का मान होता है। अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए फोकस दूरी जो होता है ऋणात्मक होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 83 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए फोकस दूरी का मान होता है। तो उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए फोकस दूरी का जो मान होता है वो जो होता है धनात्मक होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 84 है, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनता है, ऑप्शन बी में काल्पनिक या आभासी बनता है, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों बनता है और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण में जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, उत्तल दर्पण में काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85 नंबर, निम्न में किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं? तो अभिसारी दर्पण हम लोग अवतल दर्पण को कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? जो प्रकाश की जब जो किरण होती है
वो अवतल दर्पण जो होता है प्रकाश की किरणों को अपने तरफ क्या करता है, अभिसारित करता है, यानी एक तरफ जो है एकत्रित कर लेता है। इसी की वजह से हम लोग अवतल दर्पण को अभिसारित दर्पण कहते हैं। और अपसारी दर्पण पूछा जाएगा तो उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं, अवतल को अभिसारी, उत्तल को अपसारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 86 है। यहाँ पे 86 है, निम्न में किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, तो उत्तल दर्पण को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो वह दर्पण कैसा होगा, यानी वो कौन सा दर्पण है जिसमें आप कहीं पे भी मतलब खड़े रहिए, खड़ा हो जाइए, तो उसमें प्रतिबिंब जो होगा हमेशा जो सदैव मतलब हमेशा वो सीधा बनता है। ऑप्शन ए में है आपका समतल दर्पण, ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण, और ऑप्शन सी में अवतल दर्पण, और ऑप्शन डी में समतल या उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे जो समतल दर्पण होता है वस्तु को कहीं पे भी रख दीजिए, प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है, और उत्तल दर्पण में भी कहीं पे भी प्रतिबिंब वस्तु को रख दीजिए, वो उसमें भी प्रतिबिंब जो होता है सीधा बनता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, समतल या उत्तल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 88 है, संगुमी पर फोकस संभव है, यानी संगुमी फोकस जो है वो किस पर संभव है, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, और इनमें डी में है जो इनमें से कोई नहीं। तो संगमी फोकस जो है संभव है वो आपका अवतल दर्पण में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 89 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पे फोकस दूरी जो है F = दिया गया है 12.5 सेंटीमीटर, पूछा क्या जा रहा है R, तो R जो फॉर्मूला होता है 2F होता है, यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ पे इंटू का चिन्ह होता है, और आपका F का मान जो है वो दिया गया है 12.5 सेंटीमीटर, तो ये गुना कीजिएगा तो आएगा 25 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका 25.0। तो डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 25.0 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 90 है, किस का आवर्धन होता है, यानी समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है। तो समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है हमेशा +1 होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन जो है यहाँ पे मिस हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 93 है, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा। ऑप्शन ए में अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में समतल दर्पण, ऑप्शन सी में उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है हम लोगों को वो कौन सा दर्पण है जिसमें जो प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के आकार का होता है। मान लीजिए वस्तु जो है 5 फीट का है तो प्रतिबिंब उसका इमेज भी 5 फीट का बनेगा, तो वो समतल दर्पण में जो है वस्तु 5 फीट का रहेगा तो 5 फीट का प्रतिबिंब बनेगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, बी होगा, यानी समतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 94 है। क्वेश्चन नंबर 94 है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। हम लोग पढ़े हैं निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, उसमें जो सभी दूरी जो होता है, सभी डिस्टेंस जो होता है कहाँ से मापी जाती है, तो ध्रुव से मापी जाती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्रुव से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 95 है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के आवर्धन के लिए जो सूत्र होता है क्या होता है, तो आवर्धन m = जो होता है -v/u होता है, -v/u। दर्पण में आवर्धन जो होता है -v/u होता है, लेकिन लेंस में पूछा जाएगा तो m = v/u होगा। दर्पण में माइनस में होता है, लेंस में प्लस में होता है। दर्पण और लेंस में जो होता है बहुत ही डिफरेंट होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र जो होता है -v/u होता है, और लेंस के लिए m = v/u होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 96 है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र जो होता है वो होता है 1/v + 1/e = 1/f होता है। जो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/e = 1/f होता है, लेकिन लेंस सूत्र होता है, लेंस सूत्र होता है 1/v - 1/e = 1/f होगा। दर्पण सूत्र जो होगा आपका क्या होगा 1/v + 1/e = 1/f होगा, लेकिन लेंस सूत्र जो होगा 1/v - 1/e
u इज इक्वल टू 1/f होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 97 है, यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब किसी वस्तु का आवर्धित का मतलब होता है बड़ा प्रतिबिंब बनता है, मतलब कौन सा दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है आप अवतल दर्पण से, ऑप्शन बी में समतल दर्पण से, और ऑप्शन सी में उत्तल दर्पण से, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आवर्धित किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाने वाला, बड़ा प्रतिबिंब बनाने वाला जो दर्पण है वो है अवतल दर्पण, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, अवतल दर्पण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, जो सोलर कुकर होता है उसमें किस दर्पण का व्यवहार करते हैं, मतलब किस दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए में है आपका अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में समतल दर्पण, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो सोलर कुकर में जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है वो क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 99 है, वह है हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, यानी दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो पहले बताए हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है, तो इसमें भी अवतल दर्पण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 100 नंबर है, यहाँ पे 100 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ऑप्शन ए में आपतन परिवर्तन कोण, ऑप्शन बी में आपतन कोण, और ऑप्शन सी में क्रांति कोण, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण होता है उसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद।